मेरा नाम है राधिका शर्मा एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैं जे एक्स। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ा जाए। तो बेटा, एनसीईआरटी में भी स्पेशली देखो, मैं तो केमिस्ट्री की ही बात करूंगी, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस सेशन में मैं जो भी बातें बताऊंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मुझे पता है इस वक्त हर बच्चे के पास एनसीईआरटी होगी एंड आई एक्सपेक्ट कि आपके पास अपडेटेड वर्जन हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो चेंजेस हमारे सिलेबस में आए हैं, तो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा भी हैं। तो हर बच्चे के पास अगर एक अपडेटेड एनसीईआरटी हो तो एक बेटर उसको ईजी रहेगा कि मेरे पास मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि पेपर तो भाई हम सबको पता है यहीं से सेट होना है। एंड आई डोंट नो कितने सारे एजुकेटर्स आपको कितनी बार ये चीज़ बोल चुके हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि यार ये बुक जो है बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का एग्ज़ाम जो है वो, या हमारे मार्क्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं आ पा रहे हैं और हमें ये जो बुक है ये बुक पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है। तो बेटा, हो सकता है आप एनसीईआरटी को ऐसे नॉवल के जैसे पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आपने उठाया और आपने क्या कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो देखो बेटा, इस तरह से तो एनसीईआरटी को अप्रोच नहीं करना है बिल्कुल भी। अब कैसे करना है, तो देखो मैं पार्ट वाइज बात करूंगी, किस पार्ट में आपको क्या करना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो देखो, ये आपके पास कुछ एनसीईआरटी का कंटेंट है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो आपको 11th में प्रिपेयर करना होता है, दैट इज योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, उसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आपको आप गो थ्रू कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी गो थ्रू नहीं करनी है, बट एनसीईआरटी से आपको ये देखना है व्हाट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। समटाइम्स हमें मजा आ रहा है, हम इधर उधर के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कोई चीज एडवांस में आ रही है, हम उसको नीट में भी पढ़े जा रहे हैं। सो ये क्या होता है ना, ये आप लोग इस चीज में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपको लगता है यार उस टीचर ने ये करवा दिया, हमारे टीचर ने नहीं करवाया। आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। समटाइम्स आप सोचते हो कि यार इस बच्चे ने मुझे बोला था कि तू जेई के भी क्वेश्चन लगा ले। आपको समझ, जेई मेंस में भी एनसीईआरटी बेस्ड चीजें ही आती हैं। जेई मेन इज कंपैरेटिवली इजी टू जेई एडवांस, लेकिन आप फिर वो कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर पाते हो, क्या ये मेरे सिलेबस का पार्ट है या नहीं। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं, आपको उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आप मटेरियल कर रहे हो, कोई भी आपके पास मॉड्यूल है, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको एक बार तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस बेटा जरूर और इन टेक्स्ट, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री के आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से करके जाने हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, कोई भी चैप्टर है, थर्मो है, इक्विलिब्रियम है, उसके आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को बार बार, मैं थ्योरी को ये नहीं बोलूंगी आप 3-4 बार गो थ्रू कर लो, लेकिन जितने भी आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, इवन योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, उसको बेटा आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। क्योंकि बहुत बार हमने यही देखा है कि एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो फिजिकल में एग्जैक्टली सेम आ गया है, हल्का सा उसने बस वैल्यू चेंज किया है। तो वो वाला पार्ट आप स्किप नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थ्योरी वाला पोर्शन भी है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी है। तो इसमें बेटा आपको एनसीईआरटी को 2 से 3 बार तो रीड करना ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो, आपको इनऑर्गेनिक शुरू करने से पहले आपको इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया है, क्योंकि अगर आप इसको इस सीक्वेंस में नहीं करोगे ना तो आपको इनऑर्गेनिक समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बेटा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखते हो,
और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चीज़ें नहीं क्लियर है, वहाँ पे आप पढ़ते हो हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड की, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटीज़ की होती है, ये सब हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में भी काम आता है। तो आपको इसी सीक्वेंस में अपना जो है पढ़ना इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। आप रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा के, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट इसको 2 to 3 टाइम्स आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद जब आपका एग्जाम पास आता है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी को रीड किया है और आपने नोट्स भी पढ़े हैं, आपने उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करी है, तो अब आपको पता है कि एनसीईआरटी में मेरे मेन पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, अब आपको पता है। और आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एक चीज अपने माइंड में रखो कि अब जो पहला पार्ट होता है, इंट्रो, हिस्ट्री, ये सब कुछ है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब आप पहली बार रीड कर रहे थे आपने देख लिया, लेकिन अब बार बार उसको बार बार उतनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी को एक टीचर से आपने सीख लिया, कोई टॉपिक सीख लिया, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी समझ आती है ना। तो उसके बाद आपको ये सोचना है कि यार इस लाइन से भी तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कोई भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे स्टेटमेंट टाइप ही बने। तो जब ऐसी वाली थिंकिंग डेवलप करोगे ना, तो आपकी एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होगी। ठीक है, तो आपको मैंने क्या चीज बोली, एक कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भी 2 से 3 रीडिंग्स देनी है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, ये वाली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है हमारी, इसको एटलीस्ट आप 4 से 5 बार गो थ्रू करो। 4 से 5 ये नहीं है मतलब कि बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको एक बार ही तो बहुत थरली पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बार आपको कम टाइम लगेगा, तीसरी बार आपको और कम टाइम लगेगा, फिर आप सीधे ट्रेंड्स पे जाओगे। फिर ऐसा नहीं आप लाइन टू लाइन पढ़ लो, थर्ड टाइम आपको पता है यार ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये टेबल दिया है, ये मेरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, इसमें इस तरह से ट्रेंड वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ट्रेंड इस तरह से वेरी कर रहा है, मुझे ये ट्रेंड्स दिमाग में होने चाहिए। और जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताते हैं, तो आपको वो भी साथ में एनसीईआरटी में लिख लेनी है। मान लो आपने, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा हमको एनसीईआरटी में टेबुलर फॉर्म में दिया है, ठीक है, आपने वो डेटा लिखा, आपने एक ऑर्डर, क्योंकि हम लोग ने पहले से वो डेटा देख के एक ऑर्डर बना लिया है, अब उस ऑर्डर ही हम आपको उस वे में करवाते हैं कि आप लोगों को वो याद रह जाए। तो आपको एक टीचर से बहुत हेल्प मिलती है। अब आपको एनसीईआरटी में क्या करना है, आप पढ़ रहे हो तो जहाँ पे मान लो मैंने आपको कोई ट्रिक बताई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, क्योंकि बहुत सारी उसमें आप देखते हो ना वेरिएशंस है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है, फिर ट्रेंड आपका क्या होता है कि जो आगे आना चाहिए वो एलिमेंट पीछे आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताते हैं। फिर चाहे वो एटॉमिक साइज वाला है, ग्रुप 13 वाला है, जहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम में एक्सेप्शन आते हैं, वहाँ भी आपको हम लोग एक कोई ट्रिक बताते हैं, ठीक है, जैसे बोतल में गया अलादीन। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप एनसीईआरटी में लिख लो, ठीक है, जो जो ट्रिक्स आपको आपके टीचर्स ने बताई हैं, जहाँ जहाँ वो चीज़ है, तो आप जब एनसीईआरटी करोगे आपको वो ट्रिक दिखेगी और आपको याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करती है, वरना याद रखना एग्जाम टाइम तक हर एक चीज़, दैट इज़ वेरी टफ। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक को आपको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स पढ़ना है, 4 to 5, फोर्थ फिफ्थ टाइम में आपको बहुत कम टाइम लगेगा एनसीईआरटी को करने में। चलिए, फिर आ गया थर्मो। नाउ थर्मो में बेटा, थर्मो में भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये फिजिकल का चैप्टर है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हमें कोई और बुक से भी करना पड़ेगा, रेफरेंस बुक से। आप वो कोई भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, वो उसका मॉड्यूल भी हो सकता है, क्योंकि नीट के बच्चे हो तो उस वे में आपके लिए डिज़ाइन किया होगा, तो वो भी करना है। प्लस एनसीईआरटी के बेटा कोई भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप स्किप नहीं करोगे, आप स्किप नहीं करोगे। अगर आप स्किप करते हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि बेसिक आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन वो इतना घुमा फिरा के कोई एडवांस लेवल का नहीं देने वाले हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं। तो आपके माइंड में होनी चाहिए वो चीज़ कि हमारी एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट में, किसी मॉड्यूल में अगर कोई क्वेश्चन देखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज नॉट माय पार्ट ऑफ, दिस इज नॉट आवर सिलेबस। तो ये चीज़ माइंड में रखो, और इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज थर्मो या फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी पार्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। थर्मो के तो मैंने एग्जैक्टली देखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बस वैल्यू चेंज होती है और तुमसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर है तुम्हारा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को भी
केमिकल, आयनिक, 2 पार्ट्स में हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो इसे भी आप एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ोगे। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिस कर लोगे। कितने इंटेक्स्ट हैं यार, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उस वक्त साथ के साथ उन सारी चीज़ों को कर सकते हो। फिर जब दूसरी तीसरी बार करोगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगने वाला है। लेकिन हाँ, अलग से ऐसे नॉवल की तरह एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओगे, देन दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। नाउ कम्स आर ऑर्गेनिक, नहीं रिडॉक्स है। तो देखो, रिडॉक्स को समझो, पहले समझो, टीचर से समझो। ऐसे एनसीईआरटी खोलोगे नहीं समझ में आएगा। रिडॉक्स को अच्छे से समझो, किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, क्या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कैसे बैलेंसिंग करते हैं। फिर आपके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी है, उनको गो थ्रू करो। तो 2 या 3 बार आप रिडॉक्स को भी एनसीईआरटी से कर सकते हो। देन यू हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। शायद आपको लास्ट चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन्स, वो नहीं दिख रहा है तो मैं उसको यहाँ लिख देती हूँ। बचा हमारे पास ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स है, और आपका जीओसी वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। हाइड्रोकार्बन्स और सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा, सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम्हें कैसे पढ़ना है, पहले सबसे पहले जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ो। उसके बाद आप इसका एनसीईआरटी से पढ़ोगे, इसको अच्छे से एक एक लाइन टू लाइन। और इसकी एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रीड करनी है। और मैंने आपको बोला है 4 to 5 टाइम्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। आपको पहली बार लगेगा, दूसरी बार लगेगा, तीसरी बार आप बहुत इजीली पढ़ लोगे उस चीज़ों को। हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स को कैसे पढ़ना है, अगेन 4 to 5 टाइम्स। अब इसमें जो भी रिएक्शन है आपके माइंड में चलने लग जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि भाई देखो, मैं अब एल्केन शुरू कर रही हूँ, अब मैंने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर लिया एनसीईआरटी से, और जो जो आपको टीचर चीज़ें बताता है, आप उसको कोई पर्टिकुलर मान लो ट्रिक बता दी किसी चीज़ के लिए, वो आप एनसीईआरटी में लिख लो। जितने भी नेम रिएक्शन है चैप्टर में से, उसको अलग करके लिख लो। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो ये अभी मेरे पास 12th की एनसीईआरटी है, तो यहाँ पे ना जहाँ जहाँ नेम रिएक्शंस है ना बेटा, जहाँ जहाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शंस, हम सबको पता है। जैसे मैंने ये क्या किए थे, ये इस तरह से ये बुक मार्क्स लगा लिए थे, और यहाँ पे रिएक्शन का, जैसे यहाँ पे इस पेज पे है तुम्हारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह से लगा दिए, ताकि मैं जल्दी से जहाँ पे भी मुझे बार बार रिवाइज करना हो तो मैंने एकदम से खोला और अपना रीड किया। और बीच बीच में तो क्योंकि मुझे रिएक्शंस देखने पड़ेंगे, वरना मैं भूल जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक आपने अभी पढ़ी, उसके बाद आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद रह जाएगी। तो बार बार रिविजन। लेकिन एनसीईआरटी में भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे अब नेम रिएक्शंस करने हैं, तो मुझे कहाँ कहाँ दिए हैं, और जल्दी से मैं उनको एटलीस्ट 3-4 दिन के बाद देख लिया करूँ, एक बार नज़र मार लूँ, तो हमें सारी चीज़ें माइंड में रहेंगी। क्योंकि ऑर्गेनिक का पेपर देखो, तुम्हारा सेट एनसीईआरटी से ही होना है। और ऑर्गेनिक में बेटा जितना पढ़ लो उतना कम है। ऑर्गेनिक में तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें तुम पढ़ सकते हो, लेकिन हमें अपना देखना है कि मेरे सिलेबस में यही चीज़ें हैं, जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। जिन रिएक्शंस के तुम्हें मैकेनिज्म नहीं रिक्वायर्ड है, तो तुम्हें वहाँ पे रुकना है, स्टॉप करना है खुद को कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मेरे लिए इतना पार्ट सफिशिएंट है। अभी तक तुम्हारा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आया है। तो कैसे पढ़ेंगे, या तो तुम बुक मार्क्स लगा लो, या अलग से बना लो अपने नोट्स फॉर द नेमिंग रिएक्शन। और जो भी केमिकल रिएक्शंस आते हैं वो ऐसे याद करके चलो ना, जैसे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाते हैं कि भाई ये एल्केन के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये एल्कीन के हैं। अब मान लो इसमें एल्कीन में रीअरेंजमेंट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो तुमने जीओसी में पढ़ा था, तो उसको जाके वहाँ से रिवाइज करो, ताकि तुम्हें पता हो कि इस टॉपिक के लिए मुझे सब टॉपिक्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। अपने साइड में अलग से भी नोट्स करते चलो, और उनके जैसे मान लो तुमने पढ़ लिया एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तुम्हें पता है कि इसमें से प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आए, ये कॉन्सेप्ट है, और मेरे यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज होता है जो मैंने कुछ पिछले चैप्टर में सीखे थे, तो उनको भी साथ में गो थ्रू कर लो। ठीक है, फिर एक बार ऐसा हो जाएगा, फिर वो तुम्हारे माइंड में ही रहेंगे। फिर तुम्हें बस चैप्टर वाइज रीड लगाना पड़ेगा, बस एक बार रीड लगाया और तुम्हें चीज़ें ऑलरेडी ही लर्न होंगी। तो लर्निंग वाला पार्ट है, समझने वाला पार्ट भी है। ऑर्गेनिक चैलेंजिंग इसलिए लगता है क्योंकि लर्निंग भी है और समझना भी है, दोनों चीज़ें हैं। अगर हमें लगता है कि हम लर्न कर लेंगे और हमें समझ नहीं आया है, तो फिर
इज प्रॉब्लम। फिर तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तुमसे कन्वर्जन्स नहीं होंगी, तुम्हें अगर रेट के क्वेश्चंस आएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तुमसे वो भी नहीं होंगे क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो पहले जो भी तुम्हें टीचर ने पढ़ाया उसको अच्छे से करो, फिर एनसीईआरटी उठाओ, वरना एनसीईआरटी से तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला है। एक बार चैप्टर समझ आया फिर आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट ऑर्गेनिक के लिए 4 to 5 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा बार बेटा रीड करो। तो इसी तरह से तुम्हें 12th में फॉलो करना है। जो चीज़ें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बताई उन्हें करो। इलेक्ट्रो के तो बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, काइनेटिक्स के करने हैं। कोऑर्डिनेशन से पहले डी ब्लॉक को पढ़ो, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ो। अब कोऑर्डिनेशन में भी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वैसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ आने वाला टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी से पढ़ना इसे भी ज़रूरी है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है। और जिस तरह से मैंने बताया ना नेमिंग रिएक्शन, इस तरह से ये चीज़ करनी है। ये आपको सारे, अगर अब देखो अब मुझे कोई रिएक्शन पढ़ना हो, मान लो यहाँ से मैंने अपनी एनसीईआरटी खोली, अब मुझे पता है इसमें रीमर-टीमन रिएक्शन रिवाइज करना है, तो मुझे ये पता चल गया मेरा इस पेज पे रीमर-टीमन रिएक्शन है, मैं जल्दी से उस रिएक्शन को रिवाइज कर लूंगी। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। देखो ये यहाँ पे इस तरह से बुक मार्क है, आपने फटाफट से टॉपिक खोला एंड हियर इज योर रिएक्शन। तो ये भी एक आपका टाइम काफी सेव करेगा। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, इन सब के लिए बेटा एक ही स्टाइल जो मैंने तुम्हें बताया है ऑर्गेनिक के लिए, सब के लिए, क्योंकि सब में नेमिंग रिएक्शंस है, सब में उनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, और एनसीईआरटी का हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे नेमिंग रिएक्शन हो, चाहे तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए ना आप एनसीईआरटी की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो और उसको एक जगह समराइज कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, डेंसिटी का ये ऑर्डर है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। आप जितना समराइज करोगे उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जितना आप एनसीईआरटी को और सिंपल कर लोगे, और कुछ जगह पे आप क्या कर लो कि फ्लो चार्ट्स बना लो, अपने एक पेपर पे आप अपने फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स बनाना शुरू कर दो। क्योंकि एनसीईआरटी रीड करना, हम ये नहीं बोलते बेटा कि आप नॉवल की तरह इसको उठाओ और करने लग जाओ। उससे जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो लिखो। जो तुमने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो माइंड में रहता है ना, यार यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो आप उसको नोट डाउन करो कि यार ये इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लो टेक्स्ट के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। लेकिन पहले अपना चैप्टर समझना है, फिर एनसीईआरटी उठाना है। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से इन दिस सेशन। अब अगर आपको लगता है कि कोई मैम जादू वाली ट्रिक बता देगी एनसीईआरटी पढ़ने की, तो ऐसा नहीं है। आपको एनसीईआरटी को देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट समझ के पढ़ो। इस बुक को अगर डायरेक्टली पढ़ोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो पहले चैप्टर टीचर से पढ़ो, फिर यहाँ पे देखो कि फिजिकल में मुझे कम रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा बार नहीं पढ़ूंगा, बट वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा बार 4 to 5 टाइम्स, इवन मोर देन दैट, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको रीडिंग लगानी पड़ेगी, और एक बारी नीट का पेपर जब पास होगा तब तो आप बहुत स्पीड में पढ़ लोगे, क्योंकि पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये मत सोचा करो अगर आपको कोई 6-7 टाइम्स बोल दे तो आपका 7th टाइम पे भी उतना ही टाइम लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने को। अब आपको चीजें क्लियर है, आप हार्डली बहुत कम टाइम में एक चैप्टर फिनिश कर लिया करोगे। So is that clear? So that's all I have to say beta, and all the very best. I know it's not that easy. आप सब लोग बहुत मेहनत करते हो, and it's sometimes ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद हम लोग के रिजल्ट्स नहीं आते हैं और हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। बट वही पॉइंट होता है जब एक्चुअली हम लोगों को कंसिस्टेंट रहना होता है। जब हम उस पॉइंट पे गिव अप कर देते हैं ना, तब हम लोग एक्चुअली सक्सेस से पीछे हो जाते हैं। अगर जिसने बहुत ज़्यादा निराश होने के बाद भी गिव अप नहीं किया ना, फिर वही बच्चा विनर बनता है। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।